हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका आरोहन सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट के करंट अफेयर्स एंड न्यूज एनालिसिस के एक नए सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं 9 से 11 जून 2023 इस टाइम पीरियड के अहम न्यूज और करंट अफेयर्स के बारे में। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस सेशन में आपको शॉर्ट नोट्स, उसी के साथ साथ आपको मेंस और प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी इस सेशन के एंड में मिल जाएंगे। और मेंस के जो क्वेश्चन होंगे उसके फ्रेमिंग कैसे करना है, उसके आंसर्स को कैसे मॉडल करना है, उसके बारे में भी हम लोग बातें करेंगे आज के इस सेशन में। सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस सेशन का पीडीएफ आपको हमारे वेबसाइट www.arohancivilserviceinstitute.com वहां पर भी मिल जाएगा। सेशन को और अच्छे से स्टडी करने के लिए या किसी डाउट को क्लियर करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए सर्च कीजिए आरोहन सिविल। किसी भी और जानकारी के लिए आप 7002216693 इस नंबर पर कॉल या टेक्स्ट कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। बात करते हैं आज कौन से आर्टिकल्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसकी मीटिंग में रेपो रेट्स को अनचेंज्ड रखा गया है। हम लोग बात करने वाले हैं एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स एग्जेम्पशन जो मिला है फिर से फॉर टी इन असम। असम कैबिनेट ने जो जीएसटी एपीलेट ट्राइब्यूनल को क्लियरेंस दिया है और उसी के साथ साथ जो असम राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट, ये तीनों एक ही कैबिनेट मीटिंग के डिसीजन है। हम लोग इसमें डिटेल बातें करेंगे क्योंकि ये GS3 और GS2 और इसी के साथ साथ असम रिलेटेड GS5 से भी आपको रूबरू कराएगा। बात करेंगे साइंस एंड टेक की चंद्रयान 3 में, बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस की, अटलांटिक डिक्लेरेशन बिटवीन यूएसए एंड यूके। हम लोग बात करेंगे GS3 इंडियन इकोनॉमी की CEA यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, उन्होंने कहा है कि इंडियन इकोनॉमी नाउ इज ऑन ऑटो पायलट। बात करेंगे मेकेदातु प्रोजेक्ट यानी कि जो कावेरी नदी पे जो डैम बनने वाला है, जिसको लेकर के कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मीटिंग में चीजें अभी भी फिक्स नहीं हुई है। इसको हम लोग GS2 यानी कि पॉलिसी पर्सपेक्टिव और GS1 यानी कि कावेरी को एज ए रिवर ज्योग्राफिकली स्टडी करेंगे। जल जीवन मिशन जो कि 4 लाख डेथ को अवॉइड कर सकता है, ऐसा WHO ने कहा है, इसके बारे में भी हम लोग बातें करेंगे आज के इस सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। सबसे पहले बात करते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने क्या कहा है। सो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो चेयरमैन हैं हमारे शक्तिकांत दास यानी कि गवर्नर साहब ने, उन्होंने कहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने यह डिसाइड किया है कि हम लोग पॉलिसी रेपो रेट को अनचेंज रखेंगे 6.50 में। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ये और एक बात जो कही है कि वो वॉचफुल है यानी कि वो नजर रख रही है एंड इट इज प्रोएक्टिव। किसमें? इन डीलिंग विद द इमर्जिंग रिस्क। इमर्जिंग रिस्क क्या है? इट इज द प्राइस इंस्टेबिलिटी जो आगे हम लोगों को देखने मिल सकती है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल इंस्टेबिलिटी या सप्लाई चेन मैलफंक्शन जो अभी हम लोगों को दिख रहा है। इसके कारण क्या हो सकता है? देयर मस्ट बी या देयर विल बी अ फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी इन द गवर्नमेंट, जिसको MPC क्या करना चाह रही है? इट इज बीइंग वॉचफुल एंड प्रोएक्टिव इन डीलिंग विद इट। गवर्नर ने इस बात को भी स्ट्रेस किया है कि अभी सबसे पहला मोटिव होना चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी का, इट इज गेनिंग द प्राइस स्टेबिलिटी। जबकि देखा जाए तो किसके ऊपर रहकर इस डिसीजन को गवर्नमेंट ने लिया है? इट इज द हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है, इट इज स्टिल अबव द टारगेट एज पर डेटा। अगर देखा जाए सो ये ऐसा ही रहने वाला है टिल मार्च 24। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने यूनानिमसली, यानी कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो रिपोर्ट निकलता है उसमें हर एक कमेटी मेंबर का जो माइन्यूट्स होता है, यानी कि हर एक कमेटी मेंबर का जो खुद का एक डिसीजन होता है या खुद का एक स्टेटमेंट होता है, हर एक स्टेटमेंट को रिपोर्ट में रखा जाता है। तो उसमें यूनानिमसली सबने कहा है कि जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो ऐसा ही रहने वाला है जैसा अभी चल रहा है। जो CPI है यानी कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है
वो भी अभी इंस्टेबिलिटी ही दिखा रहा है और मार्च 2024 तक वो टारगेट से ऊपर ही रहेगा। क्या है टारगेट, बात करेंगे अगले स्लाइड में। इससे पहले जान लेते हैं कि गवर्नमेंट किसको लेकर के चिंतित है, दैट इज दी एल नीनो। मैंने पिछले वाले सेशन में आपको यह बताया था, द इफेक्ट ऑफ एल नीनो। एल नीनो जो है ये पैसिफिक ओशन के इक्वेटोरियल रीजन के हीटिंग से ग्लोबल एनवायरनमेंट या ग्लोबल क्लाइमेट पर पड़ने वाले प्रभाव को बोला जाता है। एल नीनो जो है इसके कारण भारत में मॉनसून जो है उसमें काफी फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है और बीते कई सालों में जब जब एल नीनो ने अपना रूप दिखाया है, भारत को बड़े सूखे का सामना करना पड़ा है और इसका प्रभाव हमारे एग्रीकल्चर के साथ साथ हमारे पूरे इकोनॉमी में देखने को मिलता है। बात करें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कैसे बनती है, क्या है, कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आरबीआई सेक्शन 45Z का बी, मतलब ये एक कैसी कमिटी है, इट इज अ स्टैट्यूटरी कमिटी बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय अ स्टैट्यूट। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के एक सेक्शन के द्वारा इसको बनाया गया है। इसको चेयर कौन करते हैं, इट इज चेयर्ड बाय द गवर्नर, जिसमें इंक्लूडिंग गवर्नर 3 आरबीआई के मेंबर होते हैं और 3 गवर्नमेंट के मेंबर होते हैं, यानी कि टोटल मेंबर्स आर 6। इसका काम क्या है, इट हैज द वर्क टू फिक्स द बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, यानी कि जो रेपो रेट है, जो रिवर्स रेपो रेट है, जो एमएसएफ है, सबको डिसाइड करती है कौन, दी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसी के द्वारा ये मार्केट में डिमांड और सप्लाई को चेंज करने की कोशिश करती है। नाउ दी एमपीसी कंडक्ट्स मीटिंग एटलीस्ट 4 टाइम्स ए ईयर। एवरी क्वार्टर में गवर्नमेंट क्या करती है, एमपीसी क्या करती है, अपनी मीटिंग्स रखती है और अपने मीटिंग्स के बाद इन रेट्स को डील करते हुए ये डिसीजन सुनाती है। मॉनेटरी पॉलिसी जो रिपोर्ट है, मॉनेटरी पॉलिसी हम लोग जिसको बोलते हैं, ये पब्लिश होता है आफ्टर एवरी मीटिंग, जिसमें हर एक मेंबर के ओपिनियन को दिखाया जाता है। सो दिस इज अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसको लेकर के काफी चर्चाएं होती हैं कि क्या ये इन्फ्लेशन पे बेस्ड मॉनेटरी पॉलिसी इंडिया जैसे इकोनॉमी के लिए अच्छा है। ठीक है, बात करेंगे इसके बारे में आगे भी, आगे आने वाले दिनों में इसके बारे में बात करेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उसका जो फॉर्मेशन है वो कैसे मेंस में एक क्वेश्चन बन सकता है, उसके ऊपर कैसे हम लोग क्रिटिकली एग्जामिन कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले 3 आर्टिकल्स। कैसे 3 आर्टिकल्स हैं, मैंने इसको साथ में कंपाइल किया है बिकॉज इट हैज केम आउट ऑफ अ सिंगल कैबिनेट मीटिंग दैट अ टैक्स एग्जेम्पशन ऑन एग्रीकल्चरल इनकम 2020 से भी मिला हुआ था। अगर आप लोग ध्यान देंगे इसको, 2020 अप्रैल से टैक्स एग्जेम्पशन मिला हुआ था, किस पर, एग्रीकल्चरल इनकम पर। बात करेंगे क्या है एग्रीकल्चरल इनकम इन असम 40, उसके लिए एक अलग सा एक्ट भी है कि असम एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स एक्ट क्या है, ये कैसे उसमें प्रोवाइड किया जाता है, कैसे उसमें टैक्स को अप्रोप्रिएट किया जाता है, बात करेंगे उसमें। जो दूसरा सबसे बड़ा डिसीजन उसमें से आया है दैट इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ जीएसटी एपीलेट ट्राइब्यूनल। इसके पहले हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई, इन 4 जगह पे ही जीएसटी एपीलेट ट्राइब्यूनल हम लोग को देखने को मिलता था। अब असम में भी जीएसटी एपीलेट ट्राइब्यूनल, जो कि बात करेंगे आगे हम लोग, 49th जो जीएसटी काउंसिल मीटिंग है उसका जो ये फ्रूट है। बात करेंगे राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट, जिसके तहत गवर्नमेंट कुछ नोटिफाइड सर्विसेज को फास्ट ट्रैक प्रोवाइड करने की बात करती है कि कितने जल्दी लोगों को यह सुविधा पहुंचाया जाए। इसके अंडर गवर्नमेंट ने राइट टू पब्लिक सर्विसेज एक्ट 2012 में निकाला हुआ है, एक 2019 उसमें एक अमेंडमेंट भी है। तो असम स्टेट कमीशन फॉर राइट टू पब्लिक सर्विस को भी एक एस्टैब्लिश किया जाएगा, जो कि एक क्वासी जुडिशियल बॉडी होगी। क्वासी जुडिशियल बॉडी मतलब जो कि जुडिशियल बॉडी जैसे ही काम करती है और ये फुल्ली जुडिशियल बॉडी ना होकर के एक सेमी जुडिशियल बॉडी के जैसा काम करती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं सबसे पहला क्या है जीएसटी एपीलेट ट्राइब्यूनल और क्या उसका इंप्लीकेशन है भारत देश के टैक्स सिस्टम में। तो ये सेक्शन 109 ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट ये मैंडेट करती है कि जीएसटी एपीलेट ट्राइब्यूनल और उसके बेंचेस को एस्टैब्लिश किया जाए। बट द प्रॉब्लम इज कि जीएसटी लागू होने के इतने सालों के बाद भी, ऑलमोस्ट 6 साल होने जा रहे हैं, जीएसटी लागू होने के इतने सालों के बाद भी जो जीएसटी एपीलेट ट्राइब्यूनल का काम है वो अभी भी कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो जीएसटी एपीलेट ट्राइब्यूनल क्या है, इट्स अ स्पेशलाइज्ड अथॉरिटी। किसके लिए, जीएसटी लॉज को एपीलेट लेवल पर, मतलब अपील के
बाद एक्ट करने के लिए इसको फॉर्म किया जाता है। नाउ इसका फायदा क्या है? इसका फायदा इज कि ये जुडिशरी के ऊपर से बर्डन को कम करती है, स्ट्रीमलाइनिंग करती है। इट स्ट्रीमलाइंस, किसको स्ट्रीमलाइनिंग करती है? द जीएसटी कलेक्शन एंड एप्रोप्रिएशन प्रोसेस। ठीक है। नाउ द प्रिंसिपल बेंच ऑफ द जीएसटी एपेलेट ट्राइब्यूनल ये न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, और ईच स्टेट ये डिसाइड करेंगे कि उनका नंबर ऑफ बेंचेस कैसा रहेगा और बोर्ड्स कैसा रहेगा, और इसके लिए जो अप्रूवल है इट इज प्रोवाइडेड बाय द जीएसटी काउंसिल। नाउ व्हाट इज द कॉम्पोजिशन? द कॉम्पोजिशन इज कि जो बेंच है इट विल कंसिस्ट ऑफ 2 जुडिशियल मेंबर्स, इट विल कंसिस्ट ऑफ 2 जुडिशियल मेंबर्स एंड 2 टेक्निकल मेंबर्स। अब ये टेक्निकल मेंबर्स का क्या है? ये इसमें एक सिलेक्शन पैनल रहेगा जिसमें एक सीनियर जुडिशियल मेंबर हाई कोर्ट से रहेगा, स्टेट हाई कोर्ट से, और इसको हेड करेंगे फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज या फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। सो हेड करेंगे कौन? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज, और इसमें मेंबर्स होंगे 2 जुडिशियल मेंबर्स और 2 टेक्निकल मेंबर्स, 2 जुडिशियल मेंबर्स एंड 2 टेक्निकल मेंबर्स। ठीक है। सो दिस इज हाउ जीएसटी एपेलेट ट्राइब्यूनल वर्क्स। अब उसका पावर क्या क्या है? इसको सीआरपीसी 1908 इसके अंडर में इसको एक कोर्ट के जैसा पावर दिया गया है, एंड इट इज डीम्ड एज अ सिविल कोर्ट फॉर ट्राइंग अ केस। इट इज ऑल्सो बीइंग ग्रांटेड, इसको और भी पावर दिया गया है, किसको लेकर के? अपील हियर करने को लेकर के और ऑर्डर पास करने को लेकर के। किसके बेसिस पे? अगर किसी का अमाउंट्स ड्यू है या कोई ऑर्डर को एनफोर्स करना है या किसी रेक्टिफिकेशन, किसी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करना है, उस केस पे ये क्या कर सकती है? इट हैज द पावर टू हियर अपील्स एंड पास ऑर्डर उसके बेसिस पे। जीएसटी एपेलेट ट्राइब्यूनल का एक और भी पावर है, दैट इज टू इंपोज पेनल्टीज। ये पेनल्टी भी इंपोज कर सकती है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकती है। सो इट हैज अ पावर जस्ट लाइक अ कोर्ट। आप लोग इस शॉर्ट नोट्स को रख सकते हैं अपने पास, ताकि क्वेश्चंस का आंसर आप लोग लास्ट में देखेंगे। देयर इज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग द जीएसटी एपेलेट ट्राइब्यूनल। मैंने ये क्वेश्चन को सेट किया है, आप लोग इसका आंसर मुझे टेलीग्राम पे भी दे सकते हैं, आप लोग इसका आंसर मुझे नंबर पे टेक्स्ट करके भी भेज सकते हैं। नाउ इसमें क्या है कि इट हैज अ फ्रेमवर्क। इसका जो फ्रेमवर्क है ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का काम करता है या ड्यूज या फाइन्स को हटाने का काम करता है लेस देन 50 lakhs बाय अ सिंगल मेंबर बेंच। अब हम लोगों ने पहले से ही पढ़ रखा है कि जीएसटी का जो रिड्रेसल मैकेनिज्म है वो कैसे काम करता है। सबसे पहले एक एडजुकेटिंग अथॉरिटी आती है, उसके बाद अपीलेट अथॉरिटी, फिर अपीलेट ट्राइब्यूनल आती है। अगर अपीलेट ट्राइब्यूनल में भी हम लोग किसी केस को सॉल्व नहीं कर पाए तो द पर्सन और द इंडिविजुअल और द ऑर्गेनाइजेशन हैज द राइट to move to the high court and then to the supreme court. ठीक? So this is all about the GST appellate tribunal. Okay? Now Assam Agricultural Income Tax Act. I have just kept this. ये इतना बड़ा पूरा रामायण मैंने आप लोगों के शॉर्ट नोट्स के लिए रखा है ताकि आप लोग इसको मिस ना करें। Now ये क्या है? सबसे पहला चीज आपको जो समझना है, मैं आपको एक ऊपर एक आइडिया दे देता हूं कि जो चाय का लीफ है, दैट इज द टी लीफ, ये एक एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है। इसका एक मार्केटेबिलिटी है, मतलब इससे एक इनकम जनरेट होता है किसी के लिए। किसके लिए? ग्रोवर्स के लिए। जो टी ग्रोवर्स है, जो मालिक है चाय बागान के, उनके लिए एक मार्केटेबल इनकम आता है उनके पास। उस इनकम पे जो टैक्स को इंपोज किया जाता है दैट इज नोन एज द असम एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है। अब ये क्या है? कल्टीवेशन पे नहीं, मैन्युफैक्चरिंग पे नहीं, या सेल पे नहीं। ये क्या होता है? एक पार्ट ऑफ इनकम इन सभी प्रोसेस से एट्रीब्यूट करता है। ठीक है। थोड़ा इस प्रोसेस से एट्रीब्यूट करता है। और जो कंप्यूटेशन है, द कंप्यूटेशन ऑफ द कंपोजिट इनकम, उसको क्या करता है? एक अपोर्शनमेंट किया जाता है। अपोर्शनमेंट ऑफ दिस इनकम फॉर द इनकम टैक्स। इसका जो इनकम रहेगा टी ग्रोवर्स का, एक पोर्शन इसका इनकम टैक्स में जाएगा और एक पोर्शन इसका असम एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स एक्ट के तहत एग्रीकल्चरल इनकम के हिसाब से गिना जाएगा। इसको कौन करेगा? हु विल अपोर्शन इट? इज अपोर्शनमेंट ऑफ दिस थिंग विल बी डन बाय द सेंट्रल इनकम टैक्स अथॉरिटी। ठीक। ये रेशियो क्या है? ये जो इनकम है इसका रेशियो कंपोजिट इनकम का है 60:40, मतलब 60 विल बी टेकन एज इनकम टैक्स, 60 will be taken as income tax and 40 will be kept as the
40 विल बी केप्ट एज द एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स। ठीक है, मैंने शायद उल्टा बता दिया, सॉरी। इट विल बी 60 फॉर द एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स एंड 40 फॉर द इनकम टैक्स। ओके, पार्डन मी। नाउ एग्जिस्टिंग रेट ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम जो है इट इज 45% ऑफ द एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक है, हाईएस्ट में किसी का अगर हाईएस्ट टैक्स आता है इट विल बी 45%। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर में अलग से क्वेश्चन बन सकता है कि एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स एक्ट है क्या और इसका इंप्लीकेशन क्या है एग्रीकल्चरल इनकम पे, क्योंकि गवर्नमेंट 2020 से फ्रॉम द 2020 क्या कर रही है, गवर्नमेंट एक टैक्स हॉलिडे दिया है, गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर रही है एग्रीकल्चरल इनकम पे आफ्टर द लॉकडाउन। ठीक है, चलिए, इट इज द असम राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट। स्टेट गवर्नमेंट को नोटिफाई करना है कि कौन सा फास्ट ट्रैक सर्विस डिलीवरी, यानी कि देयर आर डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि मिलने में पहले बहुत समय लगता था। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज, फॉर एग्जांपल इंदिरा आवास हो जाए, MGNREGA का मेरा जॉब कार्ड हो जाए, ऐसे कुछ इन्फॉर्म लाइक कास्ट सर्टिफिकेट्स हो जाए, इनको निकालने में पहले हम लोगों को ऑफिस के दर से दर भटकना पड़ता था। लेकिन आफ्टर इफ दिस एक्ट इज प्रॉपरली एनफोर्स्ड, तो इससे फायदा ये होगा कि विल गेट फास्ट ट्रैक सर्विस डिलीवरी। इसके लिए यूजर चार्जेस रहेंगी, स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट के अंदर में गवर्नमेंट को क्या करना है या उस ऑफिसर को क्या करना है कि फास्ट ट्रैक सर्विस डिलीवरी देना है कुछ नोटिफाइड पब्लिक सर्विस पे। इसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखेंगे कि एक डेजिग्नेटेड पब्लिक सर्वेंट को अपॉइंट किया जाता है। अपॉइंट नहीं किया जाता है मतलब पहले से ही एक कोई पब्लिक सर्वेंट होता है जिसको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। ठीक है, उनका काम क्या होता है, एक नोटिफाइड सर्विसेज जो है उसको प्रोवाइड करने का काम होता है, जो भी इस एक्ट के तहत उस सर्विसेज को आस्क करेगा। नाउ इस एक्ट के तहत गवर्नमेंट को क्या करना है कि इट शैल ऑल्सो नोटिफाई एक सुपीरियर रैंक का ऑफिसर, जो डेजिग्नेटेड मेरा पब्लिक सर्वेंट है उसके एक रैंक ऊपर का ऑफिसर या 2 रैंक ऊपर का ऑफिसर या उससे एक हायरार्की में बड़े का ऑफिसर, जिसको हम लोग एक एपिलेट अथॉरिटी में रखेंगे। मतलब अगर ये ठीक से काम ना करे ये डेजिग्नेटेड पब्लिक सर्वेंट, तो उसका अपील को ये क्या करेगा, सुपीरियर रैंक के ऑफिसर यानी कि जो कि एक अपीलेट अथॉरिटी के रूप में काम करेंगे उसके पास ले जाएगा। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंक्लूसिवनेस बढ़ाता है ये, और ई गवर्नेंस, और जो मोदी जी ने बात कहा था मोर गवर्नेंस लेस गवर्नमेंट, इस पे आप इसको रेफर कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है, नाउ द स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना है, द स्टेट गवर्नमेंट शैल एंडेवर एंड एनकरेज द पब्लिक अथॉरिटीज, कि इसमें क्या करना है कि कुछ पब्लिक सर्विसेज को नोटिफाई करना है इलेक्ट्रॉनिकली। इसलिए मैंने ई गवर्नेंस का बात किया। कुछ नोटिफाइड पब्लिक सर्विसेज को क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिकली स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट में प्रोवाइड करना है। इसके लिए गवर्नमेंट जो कर रही है कि डिजी लॉकर का भी सहायता लेना चाह रही है। सो यू कैन इंक्लूड एवरी पॉसिबल वे ऑफ ई गवर्नेंस, जिसमें गवर्नमेंट लोगों को सिटीजन फर्स्ट, ये जो लोगो है इसको ही आप देख के पता कर सकते हैं कि वहां सिटीजन्स को अपने बातें कहने की पूरा का पूरा हक होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं साइंस एंड टेक की। चंद्रयान 3 इन मिड जुलाई। जो चंद्रयान 3 है उससे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट हमारे दैट इज द चंद्रयान 1 एंड द चंद्रयान 2 मिशन। ठीक है, अगर क्वेश्चन आए चंद्रयान 2 या चंद्रयान 1 पे, तो आप इंडिया का जो स्पेस रिसर्च है उस पे क्वेश्चन इस बार आना ही है। क्यों? क्योंकि इसरो के साथ मिलकर के प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अभी रीयूजेबल रॉकेट्स पे काम कर रही है। मैं सबको ये बात बता देना चाहता हूं कि रीयूजेबल रॉकेट्स पे आप जरूर पढ़ के जाए कि कैसे रीयूजेबल रॉकेट्स को काम किया जा रहा है। ठीक है, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ योर साइंस एंड टेक यानी कि GS3 पेपर। नाउ इससे होगा क्या, चंद्रयान 3 अगर गया तो ये इंडिया को एक एलिट लीग में डाल देगा जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना, उसके बाद इंडिया ही होगा हु हैव सक्सेसफुली लैंडेड ऑन द मून, क्योंकि पहले से ही है इंडिया। हमारा चंद्रयान 1 मिशन जो है, चंद्रयान 1 मिशन कब स्टार्ट हुआ था? इट वाज लॉन्च्ड इन October 2008 and it orbited the moon and performed a number of scientific experiments. It is the first one जिसमें एक ऑर्बिटर होता है, ऑर्बिटर है, इंपैक्टर है। ठीक है, और इसी इट इज द फर्स्ट वन इन दोनों चीज के थ्रू, एन ऑर्बिटर एंड एन इंपैक्टर, जिसके तहत हम लोगों ने क्या किया,
इट वॉज द फर्स्ट टू डिस्कवर वाटर ऑन द मून। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, जो प्रीलिम्स देने जा रहे हैं अगले साल उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। सो इंडिया ने इसको क्या किया था, इट वॉज लॉन्च्ड बाय द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ध्यान देना, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है ये आगे आपको पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? PSLV एंड GSLV, दैट इज द जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, द जियो सिंक्रोनिक जिसको कहा जाता है, द GSLV और PSLV, क्योंकि द चंद्रयान 1 was launched by the PSLV and the चंद्रयान 2 जिसको लॉन्च किया गया था by the GSLV Mark 3। ठीक है, इसके साथ साथ ये 312 डेज हो गया टिल अगस्त 29, 2009, और 5 और भी एजेंसीज थे, 11 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट थे। जो मैंने बात किया अभी GSLV का बात करते हैं चंद्रयान 2 की। इट इज द जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसके द्वारा ही आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको क्या किया गया था, स्पेस के लिए छोड़ा गया था। ठीक है, चंद्रयान 2 का और एक इंपॉर्टेंट चीज, GSLV Mark 3 के साथ ऑर्बिटर, लैंडर का नाम क्या था? इट इज विक्रम लैंडर, नेम्ड अपॉन कौन? द रॉकेट मैन ऑफ इंडिया, द विक्रम साराभाई, एंड अ रोवर जिसका नाम दिया गया था प्रज्ञान। ठीक है, और ये इंडिजिनसली बिल्ट है। सबको बोलते हैं, जो ग्रेविटी जो मूवी बनी थी उससे भी कम पैसे में हम लोग चांद पे चले गए। इट वॉज इंडियाज ओन इंडिजिनस काम। ठीक है, इट एम्ड, जो लैंडर है विक्रम, उसको लूनर सरफेस पे लैंड करवाना चाहती थी और प्रज्ञान रोवर को डिप्लॉय करना चाहती थी, बट किसी कारण फेल हो गया। तो जो चंद्रयान 2 मिशन है वो फेल होने के बाद अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, चंद्रयान 3 मिड जुलाई में लॉन्च करने का बात कर रही है। तो दिस इज ऑल अबाउट चंद्रयान 2, योर साइंस एंड टेक का एक छोटा सा बट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रिगार्डिंग दी स्पेस इनोवेशन इन इंडिया। ठीक है, चलिए बात करते हैं GS3 IR की। ये जो सेशन है इसमें आपको हर एक चीज के साथ रिलेट करने की ऑप्शंस है। जैसे ये जो अटलांटिक डिक्लेरेशन है, ये एक छोटा सा चीज है जिसके बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। जब ये हिंदू में इसके रिगार्डिंग्स आप लोग देखेंगे कि कुछ दिनों में एडिटोरियल्स आने वाले हैं, तो इसको लेकर के इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे। बट ये अटलांटिक डिक्लेरेशन है क्या? अटलांटिक डिक्लेरेशन इज अ डिक्लेरेशन बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूनाइटेड किंगडम, जिसको थर्सडे यानी कि जून 8, 2023 में साइन किया गया। ये एक फ्रेश स्ट्रेटेजिक पैक्ट है। क्यों है? यूएस, यूरोप इन अ ब्रॉडर मैनर अगर हम लोग बोले, यूरोप एंड यूके आफ्टर ब्रेक्सिट, ब्रेक्सिट के बाद यूरोप है और जो यूके है, ये दोनों आर सफरिंग फ्रॉम इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। ठीक है, इसको क्या करना है कि एक स्पेशल रिलेशनशिप गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है कि एक जो यूके वाली गवर्नमेंट है और जो यूएस वाली गवर्नमेंट है, दोनों मिलकर के एक स्पेशल रिलेशनशिप बिल्ड करना चाह रही है। किसके अगेंस्ट? द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ चाइना, रशिया का इन्वॉल्वमेंट एंड इट्स ओन इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। ठीक है, इसी को नाम दिया है उन्होंने अटलांटिक डिक्लेरेशन। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन एंड यूके प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, ठीक है, इंडस्ट्री टाइज को बढ़ाएंगी डिफेंस के रिलेटेड में एंड रिन्यूएबल एनर्जी पे भी काम करेंगे। सो अटलांटिक डिक्लेरेशन पे थोड़ा सा तो आप लोग रख ही सकते हैं, जिसको आप दूसरे अगर आईआर के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए रिगार्डिंग चाइना, रशिया एंड द इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी इन द वर्ल्ड, तो आप लोग उसमें इस चीज को रेफर कर पाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा आर्टिकल है, ये हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो हैं अनंत नागेश्वरन जी, उन्होंने कुछ आर्टिकल दिया है। जो विवेक सान्याल जी है, इकोनॉमिक एडवाइजरी जो काउंसिल है उसके भी मेंबर हैं, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसके भी मेंबर हैं कुछ। उन्होंने सबने ये चीज प्रेडिक्ट किया है कि इंडिया इज नाउ ऑन अ जंपिंग ट्रैक, क्योंकि इसके बाद इंडिया को पीछे मुड़ के नहीं देखना है। इट इज ऑन ऑटो पायलट मोड, क्योंकि अपने आप ग्रो करेगी। 2008 से 11 तक का जो रिसेशन था, पूरे वर्ल्ड में रिसेशन था, उस समय के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम और मनमोहन सिंह, द ग्रेट इकोनॉमिस्ट मैं बोलता हूं, इन दोनों ने मिलकर जो देश का इकोनॉमी सेटअप किया था, द सेम थिंग इज फेस्ड बाय नाउ। निर्मला सीतारमन और मोदी जी का जो गवर्नमेंट है, उसको फिर से एक ग्लोबल स्लोडाउन का सामना करना पड़ रहा है। इसके वजह से जो पूरा इकोनॉमी है वो इनस्टेबल हो सकता था, बट ड्यू टू दी
planning and due to the population dividend that we are getting now, इससे हम लोग को फायदा ये होने वाला है कि इंडियन इकोनॉमी को अभी हम लोग मान सकते हैं कि जो इनिशियल असेसमेंट है कि 2022-23 जो जीडीपी ग्रोथ का जो हमारा प्रेडिक्शन है 7.2, ये एक अंडर एस्टिमेट है, हम लोग इससे भी ज्यादा ग्रो करेंगे, ठीक है। और हम लोग का जो स्टेडी ग्रोथ रहेगा इट विल बी बिटवीन 6.5 और 7% के बीच में हम लोग ग्रो करेंगे टिल 2030। सो अमृत काल खत्म होने तक यानी कि 2047 तक जो देश का सपना है विश्व गुरु बनने का, उस पे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं आराम से, ठीक है। सो दिस वाज एन एडिटोरियल एन आर्टिकल। बात करते हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है क्या। इट इज अ पोस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इक्विवेलेंट है रैंक ऑफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज को जो कैडर होते हैं, ही इज द कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी। जो इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, अगर आपको याद है इकोनॉमिक सर्वे वाला सेशन, तो इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है ये किस पे काम करती है, इट वर्क्स ऑन द इकोनॉमिक सर्वे। उसका काम होता है इकोनॉमिक सर्वे एवरी ईयर बजट से पहले प्रोवाइड कराना। सबसे पहले हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन थे, ही वाज मिस्टर जे अंजारिया, ठीक है। उनका ही किताब है इंडियन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स द इंडियन रूरल प्रॉब्लम बोल करके, वो नेहरू जी के टाइम पे इंडिया के पहले चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हुआ करते थे मिस्टर जे अंजारिया, ठीक है। चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट द GS3 एंड GS2। इसमें आप लोग चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के पोस्ट को रेफर करके कोई भी आंसर सॉल्व कर सकते हैं। बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज द कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। पहले मेकेदातु प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। मेकेदातु प्रोजेक्ट क्यों डिस्कशन में है? मेकेदातु प्रोजेक्ट इसीलिए डिस्कशन में है बिकॉज इट इज अ डैम। ये एक प्रोजेक्ट है जो कि बनने जा रहा है कर्नाटका में, बिकॉज बेंगलुरु सिटी को ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना है एंड 400 मेगावाट का एक पावर जनरेशन फैसिलिटी भी वहां पे बनाना है। दिस प्रोजेक्ट वाज फर्स्ट 2017 में। उस समय की जो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज थी, अभी इस मिनिस्ट्री का नाम क्या है कमेंट में बताएंगे, मैं बता दूं, इट इज नोन एज जल शक्ति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है। सो उससे अप्रूवल लिया था, लेकिन अभी द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की अप्रूवल की जरूरत है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की अप्रूवल की क्यों जरूरत है? बिकॉज 63% ऑफ द फॉरेस्ट एरिया जो कि कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर में आती है, ये पूरा का पूरा सबमर्ज होने वाला है ड्यू टू दिस प्रोजेक्ट। सो अभी भी उससे अप्रूवल जो है वो नहीं आया है, ठीक है। इसके आगे 2018 में तमिलनाडु सुप्रीम कोर्ट भी जा चुका है। बट द प्रॉब्लम इज, हम लोग आगे बात करेंगे कि जो वाटर शेयरिंग को लेकर के प्रॉब्लम्स हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट इज नॉट द फाइनल अथॉरिटी। लेकिन जो स्टेट सब्जेक्ट है, वाटर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, हम लोग सबको पता है। बट इंटरस्टेट वाटर शेयरिंग में इट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट हैज द से। बात करते हैं आगे कि कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी क्या है या कैसे है, कि रीजन जो है तमिलनाडु क्यों अपोज कर रहा है, या वो कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स ट्राइब्यूनल जो सेटअप हुआ था 2018 में ये केस करने के बाद, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बात किया था कि कोई भी स्टेट एक्सक्लूसिव ओनरशिप क्लेम नहीं कर सकता किसी भी रिवर के ऊपर में। मतलब मान लीजिए कि कल को चाइना कह दे कि तिब्बत इंडस से निकल रहा है तो पूरा का पूरा पानी मेरा है, मुझे नहीं पता कुछ, तो ना तो इंडिया को मिल पाएगा ना पाकिस्तान को मिल पाएगा। दिस इज एन इंटरनेशनल सिनेरियो। सेम स्टेट्स के लिए भी ऐसा ही है। कल को अगर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश कह दे कि सारा का सारा पानी अब मुझे ही चाहिए, इमेजिन कि गंगा का पानी बिहार और झारखंड और वेस्ट बंगाल को कैसे मिल पाएगा, ठीक है ना। सो बात करते हैं इसको डील कैसे किया जा रहा है। ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से अगर बात करें GS1 में, सो कावेरी जो रिवर है इट इज नोन एज पोन्नी इन तमिल एंड इट इज द 4th लार्जेस्ट रिवर ऑफ सदर्न इंडिया, ठीक है। इट राइजेस फ्रॉम द ब्रह्मगिरी हिल्स ऑन द वेस्टर्न घाट्स इन सदर्न कर्नाटका। इट फ्लोस साउथ ईस्टर्ली, वेस्टर्न घाट से निकल करके साउथ ईस्ट की तरफ बहती है ये, ठीक है। इट डिसेंड्स द ईस्टर्न घाट्स और जाकर के कहां पर गिरती है, थ्रू पुदुचेरी के अंदर से जाकर के ये बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिर जाती है, ठीक है। इट हैज ट्रिब्यूटरीज लाइक अर्कावती, हेमावती, लक्ष्मण तीर्थ, शीमशा, कबिनी एंड हरांगी, ठीक है। चलिए बात करते हैं व्हाट इज कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। इट इज क्रिएटेड एज पर द कावेरी मैनेजमेंट स्कीम, जिसको सेंटर ने फ्रेम किया था और अप्रूव किया था सुप्रीम कोर्ट ने भी। इसका जो कंपोजिशन है दैट इट विल कंप्राइज ए चेयरमैन, अ सेक्रेटरी एंड 8 मेंबर्स। इसमें 2 मेंबर्स फुल टाइम होंगे,
2 पार्ट टाइम मेंबर होंगे सेंटर के साइड से और रेस्ट 4 होंगे 4 स्टेट से। कौन से 4 स्टेट्स? इट्स कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला एंड 1 यूनियन टेरिटरी दैट इज पुदुचेरी। सो 4 विल बी पार्ट टाइम मेंबर्स फ्रॉम स्टेट्स, यहां पर स्टेट्स एंड यूटी होना चाहिए। नाउ फंक्शंस क्या है उसका? इसको सिक्योर इंप्लीमेंटेशन करना है किसको? सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है किसके रिलेटेड? स्टोरेज, अपॉर्शनमेंट और रेगुलेशन के रिलेटेड। ठीक है, कावेरी का जो वाटर है उसको कौन यूज करेगा। ये ऑल्सो एडवाइज करता है स्टेट्स को सूटेबल मेजर लेने में। किसके लिए? क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज करने में, माइक्रो इरिगेशन फैसिलिटीज को यूज करने में, और इंप्रूव्ड फार्म प्रैक्टिसेस, यानी कि जो कमांड एरिया है, जो पूरा मेरा कावेरी बेसिन है, उसमें फार्म प्रैक्टिसेस को और कैसे इंप्रूव और डेवलप किया जाए उस पर भी बात करती है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द कावेरी वाटर मैनेजमेंट। कावेरी वाटर मैनेजमेंट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, is going to be an important part in your mains also. ठीक है, interstate water sharing treaty में, treaty it's there is no treaty, there is an act. So treaty मुझे बार बार क्यों याद आता है? because of the Indus River treaty. Indus River treaty भी आप लोग जरूर स्टडी करके जाए, because it is one of the important part। अभी उसको लेकर के बात चल रही है। क्यों? क्योंकि झेलम रिवर पे हम लोग और चेनाब रिवर पे हम लोग अलग अलग डैम प्रोजेक्ट्स बनाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, एंड जो लिथियम वहां पे निकला है and the huge amount of water that will be needed for the extraction of lithium, उसके लिए भी पाकिस्तान अभी चिंतित है कि जो इंडस रिवर टीटी है उसके जो रूल्स है उसको वायलेट जरूर करेंगे इंडिया। ठीक है, चलिए बात करते हैं भारत के कुछ और चीजों की। जो जल जीवन मिशन है, WHO ने कहा है कि जल जीवन मिशन के वजह से भारत जो है उसमें 4 लाख डेथ्स को हम लोग अवॉइड कर पाएंगे। ठीक है, 4 लाख डेथ्स को अवॉइड कर पाएंगे जल जीवन मिशन के पहुंचने से। WHO की स्टडी है, इट्स अ मॉडल स्टडी। ये और भी बताता है कि हम लोग 14 मिलियन डिजेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ। डिजेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ क्या है? डिजेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ इज द लॉस ऑफ द इक्विवेलेंट ऑफ 1 ईयर ऑफ फुल हेल्थ और एंड आर अ वे टू अकाउंट फॉर द ईयर्स ऑफ लाइफ लॉस्ट ड्यू टू परमानेंट मोर्टेलिटी। ठीक है, परमानेंट प्रीमेच्योर मोर्टेलिटी और फुल हेल्थ अगर नहीं रहा किसी इंसान को, उसके वजह से जो इक्विवेलेंट ऑफ 1 ईयर हम लोग लॉस करते हैं, वी कॉल इट दी DALY, दैट इज द डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। सो इंडिया क्या करेगी? 14 मिलियन डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स को अवॉइड कर पाएगी। इसी के साथ साथ क्लोज टू 101 बिलियन एंड 66.6 मिलियन आवर्स एवरी डे ये बचा पाएगी। किसके? वुमेन जो वाटर कलेक्ट करने जाती है उनका समय बचा पाएंगी। तो समय बचा करके वो या तो इसको घर चलाने में लगाएंगी या बाकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इस काम को लगा सकती है। ठीक है, बात करते हैं जल जीवन मिशन है क्या। मैंने पिछले स्लाइड में भी बात किया था, पिछले 1-2 तारीख का जो हमारा सेशन था उसमें भी मैंने ये बात किया था। नाउ करेंटली हम लोग अगर देखें, सो इट इज अबाउट 12.3 करोड़ रूरल हाउस होल्ड और 62% इंडिया में जो पाइप्ड वाटर कनेक्शन है ये पहुंचा दिया गया है। इससे पहले ये नंबर 3.2 करोड़ हुआ करता था। ठीक है, ये स्कीम कब लॉन्च हुआ है? इन 2019। हर घर जल मिशन जो है, इसके तहत हम लोग क्या करेंगे? हम लोग 100% कवरेज लाएंगे 2024 में। आसाम के रिलेटेड अगर हम लोग पढ़े तो 50.5% आसाम ने भी, जो हमारे मिनिस्टर हैं जयंत मल्ल बरुआ जी, उन्होंने भी कहा है कि हम लोगों ने 50.5% कवरेज अपना पूरा कर लिया है ऑफ प्रोवाइडिंग फंक्शनल टैप कनेक्शन। ठीक है, और इस पे 55 लीटर्स ऑफ पर कैपिटा पर डे पोर्टेबल वाटर, मैंने बताया था व्हाट इज पोर्टेबल वाटर। इसमें गवर्नमेंट ड्रिंकिंग वाटर आपको प्रोवाइड नहीं कर रही है, ध्यान दीजिएगा। जल जीवन मिशन में गवर्नमेंट आपको ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने की बात नहीं करती है, इट प्रोवाइड्स यू पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर मीन्स आप इसको प्यूरिफाई करने के बाद ड्रिंकिंग वाटर बना सकते हैं। मतलब पोर्टेबल वाटर प्लस प्यूरिफिकेशन इज इक्वल्स टू ड्रिंकिंग वाटर। इस चीज को मैंने पहले ही बता रखा है, आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें 5 स्टेट्स का बात किया था। कौन सा? गुजरात, तेलंगाना, गोवा, हरियाणा, पंजाब और अंडमान निकोबार, दमन दीव दादरा नगर हवेली एंड पुदुचेरी जिसने 100% कवरेज की बात की है। इसी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश और बिहार रिमार्केबली अच्छा कर रही है। इनमें बहुत अच्छा जल जीवन मिशन का हम लोगों ने परफॉर्मेंस देखा है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज आर्टिकल डिस्कशन। ठीक है, बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की।
जीएसटी एपुलेट ट्राइब्यूनल क्या है? जीएसटी एपुलेट ट्राइब्यूनल हम लोगों ने जो पढ़ा है, इट इज अंडर द सेक्शन 109 ऑफ द जीएसटी एक्ट। इसकी क्या जरूरत है? बिकॉज इसको हम लोग सबसे पहले जब इंट्रोड्यूस करोगे, सेक्शन 109 की बात करोगे, इसी के साथ साथ इसका मैंडेट क्या है, किसके तहत ये बनाया गया है, ये क्यों नीडेड है? जुडिशरी के ऊपर से बर्डन को कम करने के लिए, स्ट्रीमलाइनिंग करने के लिए, एनफोर्समेंट को इजी करने के लिए। इसका फंक्शन क्या है, क्या क्या करेगा और इसका मैंडेट क्या है, पूरा आप लोगों को जो नोट है जो मैंने दे दिया है, इसका जो पावर्स है, इसको आप लोग डील करके इस आंसर को आराम से कर सकते हैं। मुझे ये आंसर आप लोग कंप्लीट करने के बाद आप लोग मुझे ये मेल कर सकते हैं हमारे मेल आईडीज पे, ठीक है? चलिए, नाउ आरबीआईज मॉनेटरी पॉलिसी व्हिच इज बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन टारगेटिंग नीड्स रिफॉर्म। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, सीपीआई डब्ल्यूपीआई पे इन्फ्लेशन को काउंट मेजर करते हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं, उसके बाद इसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, जो रेपो एंड रिवर्स रेपो है इसको डिसाइड करते हैं, जो एमएसएफ फैसिलिटीज हैं उसको डिसाइड करते हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज हैं उसको डिसाइड करते हैं, सीआरआर एसएलआर सबको डिसाइड करते हैं हम लोग सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन को टारगेट करके। इसको रिफॉर्म करना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी है क्या, उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो रेपो रेट, एमएसएफ, एलएएफ और इसको जो टारगेट करने का जो जरिया है दैट इज थ्रू दी प्राइस इंडेक्सेस, इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे मींस आप लोग मुझे इसके बारे में बताइएगा जरूर। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रीलिम्स क्वेश्चन की। वाटर इज इन स्टेट लिस्ट, हेंस स्टेट कैन लेजिस्लेट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर्स। अगर हम लोग शेड्यूल 7 की बात करें, शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड यूनियन लिस्ट जो है, उसमें जो वाटर है वो किस लिस्ट में है, मैं आपको आइटम 17 ये बता देता हूँ, फाइन कर दीजिए कहाँ पे है। एंड आइटम 56 के बारे में बात करता है ये, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पावर है टू रेगुलेट एंड डेवलप इंटरस्टेट रिवर्स एंड वैलीज। ये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं बताऊंगा मैं, आप लोग बताइएगा मुझे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, और आर्टिकल 262 ये एम्पावर करता है पार्लियामेंट को क्या करने के लिए, टू प्रोवाइड फॉर दी एडजुडिकेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट और कंप्लेंट। ये पार्लियामेंट को प्रोवाइड करता है, ना कि सुप्रीम कोर्ट को प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप लोग मुझे कमेंट में आंसर करके जरूर बताएं। चंद्रयान 2 कंसिस्टेड ऑफ 3 मेन मॉड्यूल्स, अ लूनर ऑर्बिटर, विक्रम लैंडर एंड अ लूनर रोवर नेम प्रज्ञान। हम लोगों ने पढ़ा है, स्लाइड्स में थोड़ा स्टॉप कीजिए और पीछे जाकर के देखिए, देन आंसर मुझे आप इसका कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, द मिशन टारगेटेड द साउथ पोलर रीजन, मतलब ये जो मून है, मून का जो साउथ पोल या नॉर्थ पोल है, मून का भी साउथ पोल या नॉर्थ पोल है, मून भी अपने एक्सिस पे घूमती है, तो इसके बेसिस पे कौन से पोल में ही हम लोगों ने टारगेट किया था, जो कि कंप्लीटली अनएक्सप्लोर्ड था। इट वाज लॉन्च्ड बाय पीएसएलवी मार्क 3। ध्यान दीजिएगा इस स्टेटमेंट में, मैंने बार बार इसी स्टेटमेंट को दोहराया है, कौन सा पीएसएलवी है एंड कौन सा, पीएसएलवी मींस पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, अनदर इज द जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, चलिए इस सेशन में इतना ही। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप आरोहन सिविल सर्च कीजिए। इस सेशन के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप आरोहन सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट.com इस वेबसाइट पे जाएं, लॉग इन करें और इस सेशन के साथ साथ हमारे बाकी सेशंस के पीडीएफ और बीते पूरे साल के करंट अफेयर्स मैगजीन या बीते महीने के करंट अफेयर मैगजीन को भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी एडमिशन या किसी भी और तरीके के इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे नंबर 7002216693 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में। तैयारी जारी रखिए, जीतेंगे एक दिन। धन्यवाद।